जय हिंद दोस्तों। आज का यह वीडियो इम्पॉर्टेंट साइंस जीके फॉर जेटेड मेंस है। यानी कि आप देखिए, आपको लग रहा होगा ये जीके मीन्स जनरल नॉलेज, ठीक है। आप ये समसामयिकी वाला नहीं समझ लीजिएगा, जो हमें जैसे कि घटनाक्रम वाला नहीं है। ये साइंस से जुड़े हुए सवालों का है जो कि जेटेड मेंस में पूछे जाते हैं। आपको ये लाभकारी होगा, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। देखने के बाद हमें कमेंट करके बताइए कैसा लगा। चलिए शुरुआत करते हैं। और इस वीडियो में आपको देखेंगे आप कि देखिए सवाल क्या है, कोशिका की खोज किसने की। लेकिन सिर्फ मैं ये नहीं बताऊंगा आपको कि कोशिका की खोज किसने की, बल्कि इसके बारे में और भी कई सारे डिटेल भी दूंगा, ताकि एक के साथ आपको कई सारी जानकारियाँ मिल जाएं। ये देखिए, आप जो लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, ये है रॉबर्ट हुक। तो कोशिका की खोज की है इसने ही। किसने की है? रॉबर्ट हुक ने। अब इसके बारे में और डिटेल आगे मिलेगा। अब ये देख लीजिए, मैं यहाँ पर एक कोशिका का आपको दृश्य दिया हुआ हूँ। कोशिका दो प्रकार के होते हैं, एक पादप कोशिका, दूसरा जंतु कोशिका। तो अब यहाँ पर देखेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ कुछ छोटे छोटे आकृतियाँ बनी हुई है, उसका कुछ उपयोग है। जैसे कि यहाँ देखिए लाइसोसोम। ये जो लाइसोसोम है, इसके अंदर ऐसे एंजाइम होते हैं जो अगर फट जाए ना, वो अपनी ही कोशिका को पचा डालते हैं। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका के आत्महत्या की थैली कहा जाता है। दूसरा देखते हैं, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो है प्लाज्मा झिल्ली, है ना। प्लाज्मा झिल्ली ये एक अर्धपारगम्य झिल्ली है जो चयनित पदार्थों को आने देती है, और जो वैसे पदार्थ जो जरूरत नहीं है उसे आने नहीं देती है। उसी प्रकार जो अपशिष्ट कोशिका में बनते उसे बाहर जाने देती है, जो अच्छे पदार्थ है उसे बाहर जाने नहीं देते हैं। उसी तरह यहाँ पर देखिए नीचे एक हरित लवक। हरित लवक जिसको क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल कहते हैं, इसके कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है। अगर आपसे पूछ दे कि हरित लवक में कौन सा धातु पाया जाता है, तो वो है मैग्नीशियम धातु, जिसे Mg के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए सवाल एक था, आपने कितना चीज सीखा। आपने सीखा रॉबर्ट हुक के बारे में, आपने ये देखा कोशिका के कुछ उसके अवयवों के बारे में जाना। अब आप जानेंगे कि कोशिका की खोज कब की गई थी। तो कोशिका की खोज की गई थी 1665 ईस्वी में। ये देखिए, अधिकतर जीवों में छोटी संरचनाएं दिखाई देती है जिन्हें अंग कहते हैं, जैसे हाथ, पैर, मुंह, सिर, है ना। ये सब हमारे अंग हैं। लेकिन क्या डायरेक्टली अंग से हमारा शरीर बना हुआ? तो इसका जवाब है नहीं। हमारा शरीर डायरेक्टली कोशिका से बना हुआ है, न कि अंग से। बहुत सारी कोशिकाएं मिलती है तो उत्तक बनता है, और बहुत सारे उत्तक बनते हैं तो अंग बनता है, और बहुत सारे अंग बनते हैं तो एक शरीर का निर्माण होता है। तो हम यह कह सकते हैं कि कोशिका को जीव की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई। संरचनात्मक मतलब यहाँ रचनात्मक लिखा हुआ है, संरचनात्मक भी आपको मिलेगा। संरचनात्मक का मतलब इसी से संरचना की शुरुआत हो जाती है, तथा क्रियात्मक कार्य भी यहीं से शुरू होते हैं। देखिए अपना भोजन बना सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जागृह कहा जाता है। ये सब सवाल अंदर से कुछ पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा सवाल है, HIV कैसे फैलता है? दरअसल एड्स बोलते हैं इसको, HIV एड्स, ह्यूमन इफिशियंसी वायरस। एड्स का क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, है ना। तो एड्स क्या होता है, या एड्स कैसे होता है, सवाल ये हो सकता है। तो एड्स कैसे होता है? तो एड्स फैलता है वायरस के द्वारा। क्यों? इसका फुल फॉर्म देखिए क्या है, ह्यूमन इफिशियंसी वायरस। तो वायरस से फैलने वाला है, जिसको हम विषाणु कहते हैं। अब ये फैलता कैसे? तो यह असुरक्षित यौन संबंध से फैलता है। यानी जब स्त्री और पुरुष कई मर्दों या स्त्रियों के साथ वैसे शारीरिक संबंध बनाते हैं जब उन्होंने सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए होते हैं। यदि X को था और उसके साथ शारीरिक संबंध Y ने बनाया तो उसे भी एड्स हो जाएगा, और यदि Y को था और X ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया
उसे भी एड्स हो जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, संक्रमित व्यक्ति का अगर खून आपके खून में टच कर गया, यानी एक ऐसा सिरिंज जो संक्रमित व्यक्ति को दिया गया था खून, और वही सिरिंज से आपको खून दे दिया, तो आपको भी एड्स हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो देख रहे हैं उसके बारे में, आपका मतलब वैसे व्यक्ति जो इससे संक्रमित हो उसके बारे में आप कहा जा रहा है। दूसरा है, अगर माता को संक्रमण है तो शिशु को भी संक्रमण होगा ही होगा। अगर किसी संक्रमित व्यक्ति का ब्लड किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में चढ़ा दिया जाए तो उसे भी एड्स हो जाता है। तो ये मुख्य 4 प्रकार हैं एड्स फैलने के। अब देखिए, हमने कहा था आपको ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, HIV एक वायरस है जो कोशिकाओं पर हमला करता है, जो शरीर को संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। यानी सफ़ेद रक्त कोशिका जो है हमारे शरीर में संक्रमण से हमें लड़ने में मदद करता है, और ये जो बीमारी है एड्स वहीं पर अटैक कर देता है। और एड्स स्वयं कोई बीमारी नहीं है, दरअसल HIV एड्स होता है। और जिस पीड़ित को यह बीमारी हो जाती है उसे अपने अंदर जो प्रतिरोधक क्षमता है जो कि प्रकृति ने दिया है, जो ईश्वर ने बनाते समय हमें दिया था, वो ख़त्म हो जाता है। और इसे ही हम कहते हैं कि वह HIV पॉजिटिव हो गया है। रक्त में उपस्थित प्रतिरोधी पदार्थ लसिका कोषों पर आक्रमण करता है। ये कुछ जानकारियाँ थी एड्स की। अब हम बच कैसे सकते हैं? HIV एड्स से बचने के लिए क्या सावधानी होना चाहिए? संयम रखें, वफादारी निभाएं, मतलब धोखा ना दें। अगर पति पत्नी को धोखा ना दे और पत्नी पति को धोखा ना दे। यौन संबंध सुरक्षित बनाएं। यौन संबंध सुरक्षित के कई उपाय हैं, कॉन्डोम है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा है, हमेशा नई सिरिंज का प्रयोग करें। इसीलिए आजकल डिस्पोजल सिरिंज आते हैं मार्केट में, एक बार यूज कीजिए और थ्रो कर दीजिए। गर्भवती महिला यदि गर्भवती हो रही हैं तो सबसे पहले आप डॉक्टर से मिलिए। और ऐसा आपने देखा होगा, जब पहली बार महिला गर्भवती होती डॉक्टर पास जाती है, उसके कई टेस्ट किए जाते हैं। एड्स का टेस्ट किया जाता है, कोरोना का आजकल टेस्ट होने लगा है, शुगर का टेस्ट किया जाता है, BP का टेस्ट किया जाता है, ताकि समय रहते कुछ किया जा सके। दूसरा बात, आजकल ब्लड बैंक में क्या होता है, फिल्मों की तरह नहीं होता है। एक बेड में हीरो सोया है, एक बेड में हीरोइन, हीरो के शरीर से ब्लड आ रहा है, हीरोइन के शरीर में जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। दरअसल आपको ब्लड बैंक जाना होगा, वहाँ ब्लड बैंक एक सर्टिफाइड कॉपी देगा कि हाँ ये ब्लड चढ़ाया जा सकता है, तभी आपका ब्लड वहाँ पर चढ़ेगा। और ऐसा नहीं कि आपने जो ब्लड दिया वही आपको मिलता है, ऐसा नहीं है। आपने जो ब्लड दिया उसके बदले में पहले से दिया हुआ ब्लड जो ब्लड बैंक में था वो आपको मिलता है। तो सोचिए सवाल कितना छोटा था कि HIV कैसे फैलता है, और हमने कितनी जानकारियाँ आपको दी। यही मैं कह रहा था कि डिटेल में पढ़ने से, ये थ्योरी क्लास है, ये टेस्ट नहीं है, डिटेल में पढ़ने से आपको और भी कई सारी जानकारियाँ जानने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, दूध का दही में जमने का कारण क्या है, यानी दूध में से दही किसकी वजह से जमता है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे मैंने स्पेशली ऊँट का दूध का दिखाया है, और राइट साइड में मैंने दही भी दिखाया। तो इसका जवाब पहले आप जान लीजिए, फिर हम डिस्कशन करेंगे। दूध से दही जमता है लैक्टोबैसिलस के कारण। दूध में लैक्टोबैसिलस नाम के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिसकी वजह से दूध में उपस्थित कैसीन नामक प्रोटीन चिपकने लगते हैं और दही जम जाता है। अब यहाँ ऊँट का तस्वीर लगाया है मैंने, तो कुछ तो कारण होगा। तो कारण यह है कि ऊँट के दूध से दही नहीं जमता है। अब क्यों नहीं जमता है, यहाँ आप देखिए। जामन, जामन मतलब 1 चम्मच दही जो दूध में डालते हैं वो जामन, हम लोग जोरन भी कहते हैं। उसमें मौजूद बैक्टीरिया जो कि है लैक्टोबैसिलस, लैक्टोस एक प्रकार का शर्करा। देखिए मिठास 2-3 प्रकार के होते हैं, लैक्टोस, फ्रुक्टोस, माल्टोस, सुक्रोज, है ना। तो दूध में जो मिठास होता है लैक्टोस, उसको लैक्टिक अम्ल में बदल देता है। कौन? लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया।
जब हम जामन को दूध में डालते हैं तो बैक्टीरिया बढ़ने लगता है, क्योंकि आप देखे होंगे जब जोरन दिया जाता है हल्का गुनगुना किया जाता है दूध को, वो एक उचित टेम्परेचर है बैक्टीरिया को बढ़ने के लिए। तो जैसे ही अब उसमें बैक्टीरिया बनने लगा तो दूध की अम्लीयता जो कि खट्टापन है वो बढ़ने लगता है और धीरे धीरे दूध जो है वो खट्टा होकर बन जाता है। और इस दूध में कैसीन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है, वो प्रभावित होता है और वो चिपकने का काम करता है और चिपक करके दही बनाता है। गाय और भैंस की दूध की तुलना में ऊँटनी के दूध में कैसीन माइलेस बड़े बड़े होते हैं। तो बड़े बड़े चीज़ों को चिपकने में थोड़ा समय लगता है, छोटे छोटे को आसानी से जुट जाते हैं, इसलिए गाय का दही बनता है जबकि ऊँटनी के दूध का नहीं बनता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, यानी रेड ब्लड सेल का बनता है जो कहाँ बनता है, तो ये बनता है अस्थि मज्जा में, जिसको हम कहते हैं बोन मेरो। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं आर्टरी। आर्टरी का मतलब होता है धमनी। क्या होता है? धमनी होता है। आर्टरी का मतलब धमनी होता है, धमनी। और धमनी में बहता है शुद्ध रक्त। वाइट ब्लड सेल, ये जो आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर, ये सफ़ेद रक्त कोशिका है। उसके बाद है लाल रक्त कोशिका जो कि लाल लाल दिखाई दे रहा है। और उसके बाद है प्लेटलेट्स, ये जाली जैसी संरचना होती है प्लेटलेट्स। तो अब देखते हैं कि तीनों का काम देख लेते हैं। आर्टरी का है शुद्ध रक्त बहता है। वाइट ब्लड सेल क्या करता है? हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र स्थापित करता है, लोगों से लड़ता है, रोगों से। प्लेटलेट्स क्या करता है? रक्त को जमाने का काम करता है, कहीं कट जाता है थक्का जमाता है। और रेड ब्लड सेल क्या करता है? हमें ताकत देता है, हमारे शरीर को बनाए रखता है। चलिए अब देखते हैं। लाल रक्त कोशिका की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका मानी जाती है यह। इसमें हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, परंतु ऊंट, जिराफ, लामा के लाल रक्त कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। बाद बाकी मानव कोशिका में लाल रक्त में केंद्रक नहीं पाया जाता। सबसे बड़ी लाल रक्त कोशिका हाथी की है और सबसे छोटी लाल रक्त कोशिका कस्तूरी हिरण में पाई जाती है। इसका जीवन काल 20 से 120 दिन होता है, ये सवाल पूछा जाता है। और प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। प्लीहा को क्या कहते हैं? इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं। और स्प्लीन में आरबीसी मर जाता है। तो आपको यहाँ डिटेल कैसा लगा, आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। अगले सवाल को देखते हैं। ये जीव, ये ऐसा जीव है जिसमें रक्त नहीं होता है। किस जीव में रक्त नहीं होता परंतु वे सांस लेते हैं? ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, यही वो जीव है जिसमें रक्त नहीं होता है। देखिए, है ना, जरा सा भी नहीं, सफ़ेद सफ़ेद है, लेकिन वो सांस ले लेते हैं। तो ये है हाइड्रा। क्या है? हाइड्रा। चलिए हाइड्रा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हाइड्रा निडेरिया संघ का जंतु है। इसका आकार कुछ मिलीमीटर का होता है। निडेरिया संघ क्या है? तो निडेरिया संघ वैसा है जो समुद्री तथा मीठे जल दोनों जगह पाया जा सकता है और ये समुद्र में भी रह सकते हैं। निडेरिया संघ का जंतु, इसका आकार कुछ मिलीमीटर का होता है। इनमें प्रजनन की क्रिया अलैंगिक जनन, यानी इसमें स्त्रीलिंग या पुल्लिंग नहीं पाए जाते हैं। शरीर से एक टुकड़ा गिरता है और उसी से नया हाइड्रा बन जाता है। तो हाइड्रा में क्या होता है? पुनरुद्भवन, जिसको मुकुलन भी कहते हैं, उस विधि से जनन होता है। इसके शरीर में बनने वाला उत्सर्जित पदार्थ विसरण विधि द्वारा शरीर से बाहर निकला। विसरण विधि क्या है? धीरे धीरे खिसकते 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 खिसकते, जैसे एक बूंद स्याही आप कपड़े पे गिरा दीजिए, वो धीरे 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 फैल जाएगा और ये फैल जाएगा, इसे ही कहते हैं विसरण। अब हम देखेंगे लार किसके पाचन में मदद करती है। तो लार से जुड़े हुए लार ग्रंथियां हम देखेंगे। लार कहाँ बनता है, कौन सा एंजाइम पाया जाता है, सारी बातों को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे लेफ्ट साइड के तस्वीर में, ये वाला में 1 2 3 4
5, 6। एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि मनुष्य के मुंह में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं, तो आप पाएंगे कि 3 जोड़ी लार ग्रंथियां, 3 जोड़ी, और एक जोड़ा में क्या होता है 2, तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां हैं यहाँ पर। आप यहाँ तस्वीर में देख सकते हैं, सामने का व्यू है और साइड का व्यू है। अब ये देखिए, है ना। अब लार से कौन सा एंजाइम निकलता है, तो लार से निकलता है एमिलेस। कभी कभी आपको टाइलिन भी मिलेगा, है ना। सवाल ये है कि लार किसके पाचन में मदद करता है, तो यदि आप चबाते हैं भोजन तो लार जो है तो स्टार्च के पाचन में मदद करता है, जिसे कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हैं। लार पाचन कार्यों में शामिल है भोजन को गीला करना, भोजन को लिक्विड बनाना ताकि यह आसानी से निगला जा सके। लार में एमिलेस एंजाइम होता है जिसे टाइलिन भी कहा जाता है। यहाँ स्पेलिंग गलत, पतियालिन लिखा हुआ है, जिसे टाइलिन भी कहा जाता है, जो शर्करा को, स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। हमने अभी कहा था आपको ये किसका पाचन करता है, स्टार्च को, और किस में बदल देता है, ग्लूकोज यानी शुगर में। इस प्रकार भोजन का पाचन मुंह में शुरू हो जाता है। अगले सवाल को देखते हैं। एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर सकता है, आगे तो उड़ता ही है, पीछे भी उड़ सकता है, और इसका कारण ये है कि ये जो पंख फड़फड़ाता है वो कुछ इस प्रकार का पंख फड़फड़ाता है, इस प्रकार 8 बनाते हुए। यदि इस तरह घुमाया तो आगे जाएगा, और इस तरह उल्टा घुमा दिया तो पीछे जाएगा। तो यह कौन पक्षी है, तो यह है गुंजन पक्षी, जिसको हमिंग बर्ड भी कहते हैं। गुंजन पक्षी, हमिंग बर्ड सबसे छोटे पक्षियों का कुल है, जिसे ट्रोकिलिडी कहते हैं। ट्रोकिलिडी क्या है, छोटे छोटे पक्षियों का कुल है। कुल मतलब वंश, उस वंश, ट्रोकिलिडी वंश का है। जैसे मनुष्य क्या है, भट्टीब्रे का है, यानी कशेरुक वंश का है। ये गुंजन या भिनाने की आवाज़ निकाले इस तरह की, इसलिए इसे गुंजन पक्षी भी कहा जाता है, और इसी को इंग्लिश में कहते हैं हमिंग, इस तरह। इस वंश की अधिकांश पक्षियाँ 7.5 सेंटीमीटर से 13 सेंटीमीटर होती है। इसमें सबसे छोटी पक्षी की माप 5 सेंटीमीटर और वजन, द्रव्यमान, उसका भार मान के चलिए 2.5 ग्राम से कम होता है। आप सोच लीजिए 2.5 ग्राम, सुनने में थोड़ा कम नहीं लगा, बहुत छोटा है। इस कुल की सबसे बड़ी पक्षी 23 सेंटीमीटर लंबी होती है, जिसका भार 18 से 24 ग्राम के बीच होता है। तो आप समझ सकते हैं कितनी छोटी पक्षी, यानी अगर आपके पास छोटा वाला 1 टकिया सिक्का ना, जो 4 आना के लगभग बड़ा साइज का होता था, बहुत छोटा सा, जो छोटका सिक्का उस साइज का हो सकता है ये। अगला देखते हैं, कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट सबसे ज़्यादा, ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करना। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट ये है कि धरती का तापमान बढ़ा देना, क्लोरोफ्लोरो को नुकसान, ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाना, स्वास्थ्य के संबंधी बीमारियां पैदा करना, ये सब ग्रीन हाउस गैसों के कार्य होते हैं। तो यदि आप मैप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि सबसे खतरनाक ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए 64%, मीथेन 17%, अदर 11%, नाइट्रस ऑक्साइड 6%, फ्लोरिनेटेड गैसेस 0.8%। तो जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड समझते हैं वो इतना खतरनाक है कि यदि पॉइंट में भी मात्रा बढ़ती है ना, तो टेम्परेचर को बढ़ा देगा और पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे, और ग्लेशियर में रखा हुआ बर्फ पिघलने लगेगा। तो इसका सही उत्तर क्या है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन और 1 मॉलिक्यूल कार्बन। यह एक रंगहीन तथा गंधहीन गैस है जो पृथ्वी पर जीवन के लिए अति आवश्यक है। धरती के वायुमंडल में यह गैस 0.03% है। यहाँ से सवाल पूछे जा चुके हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कितनी है, तो वो है 0.03%।
सामान्य तापमान तथा दाब पर यह गैस अवस्था में रहता है। यानी अभी हम क्या देख रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देखें तो क्या होगा, गैसीय रूप में सामान्यतः। और ये एक ग्रीन हाउस गैस है क्योंकि सूर्य से आने वाली किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने देती है परंतु वापस जाने नहीं देती। वो चाहती है कि रुक जाओ, नहीं जाओ गर्मी में वापस, तो पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा ना। ये देखिए फोएटस दिया हुआ, फोएटस में से होता है भ्रूण का, भ्रूण है ना, तो वो उसका कंकाल है, बच्चे का कंकाल है। वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो वयस्क में तो सभी जानते हैं 206 होती है। हमने बच्चे का इसलिए लगाया कि आप देखिए कि बच्चे का सिर देखते हैं 2 भागों में बटा होता है, यानी बच्चे के शरीर में लगभग 270 से 300 हड्डियां हो सकती है। और ये सवाल पूछा जा चुका है इसलिए दिखाया। देखिए आप यहाँ पर खुद पाएंगे कि कितनी सारी हड्डियाँ जो जुड़ी नहीं हैं वो बाद में आकर के जुड़ जाती। खोपड़ी का ही देख लीजिए ना, 4-5 हड्डी तो ऐसे ही दिख रहा है जो जुड़ा हुआ नहीं है। इसलिए बच्चा का तलवा जो होता है सिर पर बुक 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 करते रहता है। जन्म के समय नवजात शिशु में लगभग 300 मैंने नहीं कहा, 270 से 300 कहा था, सब में अलग अलग होता है। बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 350 हो जाती है। देखिए बढ़ जाता है। बाल्यावस्था कब से कब तक? 2 से 6 वर्ष। प्राथमिक हो गया पूर्व बाल्यावस्था, और 7 से 11 हो गया उत्तर बाल्यावस्था। 350 हो जाती है। और किशोरावस्था व प्रौढ़ावस्था में कुछ हड्डियों के संगलित होने यानी मिलने से 206 तक सिमट कर रह जाता है। हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। हड्डियों का द्रव्यमान 30 वर्ष की आयु के लगभग अपने अधिकतम घनत्व पर पहुंच जाती है। मतलब हड्डी जो होता है 30 की उम्र में सबसे मजबूती पर होता है। 30 से पहले भी कमज़ोर, 30 के बाद भी कमज़ोर। इसलिए हमें कहा जाता है कि कैल्शियम के स्रोत को लेते रहना हड्डी मजबूत करने के लिए। दूध लेना है और भी कई सारी चीज़ें जिसमें कैल्शियम मिलता है, जैसे कि आपको शिमला मिर्च हो गया, ये सब में। ठीक है, आगे बढ़ते। अब देखते हैं वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई किस इकाई से मापी जाती है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर चित्र, ये वाला, ये ना, ये वाला, ये क्या है? ओजोन परत है। ओजोन परत क्या करती है? सूर्य से आने वाली यूवी रेज यानी अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकती है। UVA, UVB और UVC से सवाल पूछे जा चुके हैं, याद रखिएगा। सबसे खतरनाक क्या है? UVA है, उससे बाद B और C। इसीलिए तो A देखिए इसको चीरते हुए घुस गया अंदर, ओजोन परत को भेद करके UVA घुस गया है, जबकि UVB कम मात्रा में घुसा है और UVC अंदर आ ही नहीं पाया है। तो ये एक परत है ओजोन जो सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रे से हमारी रक्षा करती है। इसके बारे में जान लेते हैं। यह एक गंध युक्त गैस है, इसमें गंध पाई जाती है। ये गंध वाला गैस है जो हल्के नीले रंग की होती है। कहाँ मिलता है? समताप मंडल के निचले हिस्से, क्षोभ मंडल। पहला होता है क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल को पार कीजिएगा तो आएगा समताप मंडल। क्षोभ मंडल और समताप मंडल के जो टच करेगा लाइन, वहीं पर आपको ये मिलेगा। कहाँ कितना दूरी पर है? 10 किलोमीटर से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हो सकता है। ये किलोमीटर क्यों वेरी किया? क्योंकि धरती पर एक जगह एक बराबर ऊंचा नहीं होता है, कहीं पर ज़्यादा ऊंचाई, कहीं पर कम ऊंचाई है। 1928 से 1958 के बीच डॉबसन ने दुनिया भर में ओजोन की निगरानी के केंद्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया जो आज तक काम करता है। ओजोन की मात्रा मापने की सुविधाजनक इकाई का नाम डॉबसन के सम्मान में डॉबसन इकाई रखा गया है। डॉबसन ने खोजा था इसलिए इसका नाम डॉबसन इकाई रख दिया गया। नेक्स्ट है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड। अब यहाँ पर आप देखिए विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन बी का थायमीन, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल,
विटामिन ई का टेकोफेरॉल और विटामिन के का फिलोक्विनोन। इसमें से सवाल पूछे जाते हैं, कैसे याद रखेंगे? विटामिन ए रेटिना को मजबूत करता है, आँख संबंधी, तो रेटिनॉल हो गया। विटामिन बी थायमीन, जो कि चावल के पानी में और कई चीज़ों में मिलता है। खट्टे पदार्थों में एस्कॉर्बिक एसिड होता है, जैसे आंवला हो गया। इसके बाद विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टेकोफेरॉल, विटामिन के फिलोक्विनोन। तो आप याद रखिएगा कि हर खट्टे पदार्थ में एस्कॉर्बिक एसिड नहीं होता है। जैसे कि इमली में होता है टार्टरिक एसिड, टमाटर में होता है ऑक्जेलिक एसिड, और आंवला में होता है एस्कॉर्बिक एसिड, है कि नहीं? कोई भी चीज़ का डंक मारेगा उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है? अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दो प्रकार की ग्रंथियां होती है। वैसी ग्रंथि जिससे निकलने वाला रस सीधे जाके खून में नहीं मिलता है उसे बहिर्स्रावी ग्रंथि कहते हैं। जैसे लीवर, जैसे पैंक्रियाज, इसमें से निकल के छोटी आंत में जाता है। लेकिन ये जो थायराइड ग्रंथि है उससे निकलने वाला थायरोक्सिन हार्मोन सीधे और सीधे ब्लड में चला जाता है, इसलिए इसे अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। लेफ्ट साइड में तस्वीर में अवटू लिखा हुआ है। अवटू का मतलब होता है थायराइड, है कि नहीं? और ये कहाँ पाई जाती है? ये हमारे गर्दन में, गर्दन या कहे तो गले में। देखिए यही वाला चीज़ यहाँ पर पाई जाती है, यहाँ पर ये हमारे गले में पाई जाती है, जो कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अब आप देख लीजिए ग्रंथियों के प्रकार हैं। अवचेतक ग्रंथि, असचेतक ग्रंथि, पीयूषका ग्रंथि, पराअवटू ग्रंथि, अवटू ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, स्वादुपिंड ग्रंथि, अंडाशय ग्रंथि और वृषण ग्रंथि। इसमें से सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड। थायराइड मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथियों में एक है। यह थायरोक्सिन नामक हार्मोन स्रावित करता है, जिससे शरीर में बीपी कंट्रोल रहता है, यानी ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। यह टायरोसिन और आयोडीन का बना होता है। यदि आयोडीन की कमी हो जाए तो घेंघा रोग हो जाएगा। इसके कारण बच्चों में सुस्ती होती है, इसलिए बच्चे, छोटे बच्चे ज़्यादा दिन तक सोते रहते हैं। दिन में 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा छोटे बच्चे सोते रहते हैं। और इसी में बढ़ जाने के कारण, थायरोक्सिन ज़्यादा मात्रा में निकलने के कारण महिलाएं मोटी हो जाती और अजीब प्रकार की मोटी होती। उसके कपड़े का साइज हर महीना बदलते रहता है, चाहे वो खाना खाए या ना खाए। अब हम देखेंगे चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था। तो ये जो महिला देख रहे हैं आप, लड़की, उसके चेहरे में छोटे छोटे दाने निकल आए हैं, जिसको मिजिल्स भी कहा जाता है और इसे हम चेचक भी कहते हैं। और इसके खोज करता थे, राइट साइड में जो है तस्वीर, वो महिला की नहीं है, वो जेंट्स का है, जिसका नाम था एडवर्ड जेनर। जड़ से खत्म किया जा चुका एक वायरस जो संक्रमण का रूप बिगाड़ने वाला होता है, संक्रामक का, जिस पर अभी ख़त्म हो चुका है, बहुत कंट्रोल में है, लेकिन पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ। अब भले कहे कि ख़त्म हो गया हो, इंजेक्शन तो अभी भी लेना पड़ता है। तो जिसको संक्रामक करता है, यानी संक्रामक व्यक्ति का चेहरा खराब कर देता है, चकता 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 छोटे छोटे दाने हो जाते हैं पूरे शरीर में। इसके चलते पहले ज़माने में रोगी की मृत्यु हो जाती, अब नहीं मरता है। इसकी एक बात यह है कि इसमें इलाज दवा दारू नहीं चलता है, इसमें दवा नहीं करना चाहिए, नहीं तो उल्टा असर होता है। इसके लिए आपको साफ़ सफाई का विशेष ध्यान देना होगा। नीम की सूखी पत्तियों का रखना होगा आपके बेड के आसपास। नारियल पानी पी सकते हैं, घी लगा सकते हैं उसमें जलन कम करने के लिए, है ना। प्राकृतिक रूप से होने वाला चेचक को दुनिया भर में 1980 में ही ख़त्म कर दिया गया था। यह कैसे फैलता है? खांसते या छींकते समय हवा के साथ निकलने वाली छोटी छोटी बूंदों से। यानी किसी को है यह बीमारी और उसने छींक दिया, खांस दिया, तो आपको हो जाएगा। मुंह से लार से चुंबन या जूठा पीना। कभी कभी क्या होता है कि अंग्रेज लोग बहुत खतरनाक किस करते हैं,
तो ऐसे में उसका लार दूसरे सामने वाले पार्टनर के मुंह में चला जाता है। अब देख लीजिए, खुशी देने के साथ साथ बीमारी भी दे देगा। इसलिए जूठा खाना नहीं खाएं कभी भी, वैसा चुंबन ना करें। छोटे बच्चों को अधिकतर मना किया जाता है, छोटे बच्चों को मन करता है मुंह में किस ले लें, अधिकतर डॉक्टर मना करते हैं आप गाल में ले सकते हैं, ओठ में मत लीजिए। त्वचा से संपर्क होने पर, यानी हाथ मिला लिए या गले लग गए संक्रमित व्यक्ति, तो आपको हो जाएगा। खून से जुड़े प्रोडक्ट, गंदी सुई या बिना जांच वाले खून से किसी गंदी सतह को छूने से हो जाएगा। मतलब ऐसा जहाँ तहाँ सिरिंज रख दिया और उसी से आपको दे दिया। वैज्ञानिक और टीकाकरण की खोजकर्ता एडवर्ड जेनर 1749 से 1823, यानी 1749 में जन्म हुआ, 1823 में मृत्यु होगी। अंग्रेज काय चिकित्सक थे। काय चिकित्सक का मतलब होता है, इसको क्या बोलते हैं, प्लास्टिक सर्जन तथा चेचक के टीके के आविष्कारक थे। जेनर को अक्सर इम्यूनोलॉजी का पिता कहा जाता है और उनके काम को किसी अन्य मानव के काम से ज़्यादा जिंदगी बचाने वाला कहा जाता है। बहुत ज़्यादा बचाया। एक समय महामारी था ये, और ये टीके खोज कर कितने लाखों लोगों की जान बचाए। एंजाइम क्या है? ये जो तस्वीर देख रहे हैं वो एंजाइम है। तो मैं बता दूं, एंजाइम एक प्रोटीन होता है, ठीक है। रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करने वाला प्रोटीन को एंजाइम कहते हैं, यानी क्रिया की गति को या तो बढ़ा दे या धीमा कर दे, उसे हम कहेंगे एंजाइम। इसलिए इनके लिए एंजाइम शब्द का प्रयोग सन 1878 में कुहने ने, नाम है कुहने, ये वैज्ञानिक का नाम है, पहली बार किया था। प्रकिण्वनों के स्रोत मुख्यतः सूक्ष्मजीव और फिर पौधे तथा जंतु होते हैं। ये एंजाइम कहने का मतलब, ये एंजाइम जो होता है प्रोटीन, वो सूक्ष्मजीव से प्राप्त, जैसे लाइकेन से भी एक प्रकार का एंजाइम निकलता है, पौधे से बनाया जा सकता है या जंतु से भी बनाया जा सकता है इसको। और ये जो आपका सवाल देख रहे हैं आप, ये है आखिरी सवाल, विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है? देखिए, आपको कहीं कहीं पर कन्फ्यूजन होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं यूकलिप्टस, मैंने इसे इसलिए लगाया है कि आप समझ लें कि विश्व का सबसे लंबा पौधा यूकलिप्टस नहीं है। इस पर कन्फ्यूजन ना करें। मैंने यूकलिप्टस के बारे में यहाँ जानकारी दी है, लेकिन यूकलिप्टस नहीं है। क्यों नहीं है वो बताता हूँ। कि जो जायंट रेडवुड होते हैं, जो नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं, अमेजन के जंगलों में, जो जायंट रेडवुड होते हैं 400 फीट तक लंबे हो सकते हैं, 400 फीट तक। हमने गूगल सर्च किया था तो उसमें मिला था यूकलिप्टस के बारे में, जो कि गलत है। तो आप गूगल सर्च करके हमें ये तर्क ना झुठला दें, इसलिए मैंने पहले आपको ये जानकारी दे दी। आप सर्च करेंगे आपको यूकलिप्टस मिलेगा। लेकिन यूकलिप्टस कितना लंबा हो सकता है? 200 फीट तक हो सकता है, जबकि जायंट रेडवुड 40 फीट तक लंबा हो, 400 फीट तक। तो आप अभी सोचिए कि सबसे लंबा पौधा और सबसे बड़ा पौधा क्या है? जायंट रेडवुड है। क्या है? जायंट रेडवुड। मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ, जायंट रेडवुड है ना, इसे नोट कर लें। आज के इस वीडियो में आपको इतना ही मिलेगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर जानकारी लाभकारी हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप हमें कमेंट करके बताएं कैसा लगा आज का क्लास। हमने इसमें गागर में सागर भरने वाली स्थिति को लाया है कि छोटे में आपको ज़्यादा समझाने का प्रयास किया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।